Pakistan's most watching legal awareness YouTube channel. Hello friend and viewers, I hope all are fine. This is Mobushar Iqbal Chohan, Advocate High Court and Legal Lecturer. सेक्शन वाइज सीरीज़ के अंदर आज हम पढ़ेंगे लॉ ऑफ एविडेंस QSO 1984। हमारा टॉपिक बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी और प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी। अगर आप एक पुलिस ऑफिसर हैं, इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, अगर आप वकील हैं, क्रिमिनल की प्रैक्टिस कर रहे हैं या आप लॉ स्टूडेंट हैं, तो ये क्वेश्चन, ये टॉपिक आपके लिए है। इसको समझना बहुत ज़रूरी है आपके लिए। हमारा टॉपिक है डाइंग डिक्लेरेशन, किसी शख्स का मरते वक्त दिया गया बयान। इसके अंदर बहुत से ऐसे एस्पेक्ट्स हैं। क्या मरते वक्त दिया गया इंसान का बयान सच होगा, उसके ऊपर सज़ा हो सकती है या नहीं हो सकती, किस तरह की सज़ा हो सकती है। जो मरते वक्त दिया गया बयान है, क्या वो बतौर विटनेस उसको ट्रीट किया जाएगा 164 CRPC सेक्शन के तहत, या उसकी कुछ और नौयत होगी, या उस बयान की जो क्रेडिबिलिटी है वो कितनी है, कितना कैपेबल है वो बयान, उसकी अहमियत क्या है। क्या उस डाइंग डिक्लेरेशन के ऊपर, उस मरते वक्त दी गई स्टेटमेंट के ऊपर किसी मुलज़म को सज़ा दी जा सकती है या नहीं दी जा सकती। अगर दी जा सकती है तो कितनी, और अगर नहीं दी जा सकती तो क्यों, किन वजूहात, किन ग्राउंड्स के ऊपर मुलज़िम को सज़ा नहीं दी जा सकती, अक्यूज़ को पनिश नहीं किया जा सकता। इन तमाम चीज़ों को आज हम कंप्रीहेंसिवली डिस्कस करेंगे लेक्चर स्टार्ट करने से पहले एज़ यूजुअल। अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल लॉ एंड कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर नए हैं तो रेड बटन को क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ में ही बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन करना भूलें, ताकि ऐसे ही फर्दर तमाम इन्फॉर्मेटिव लेक्चर्स आपकी एक्सेस में रहें और उनके नोटिफिकेशन आपको बर वक्त और टाइमली मिलते रहें। मज़ीद बरा मेरे लेक्चर्स की फ़ीस को फुलफ़िल करना बिल्कुल ना भूलें। मेरी फ़ीस आपने 3 स्टेप के अंदर पे करनी है। फर्स्ट स्टेप कम से कम 10 रुपये डोनेट करने हैं, सेकंड स्टेप कम से कम 2 लोगों की आपने हेल्प करनी है, थर्ड स्टेप मेरे पेरेंट्स के लिए दुआ, अल्लाह ताला उनका सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए। शुरू करते हैं हमारा लेक्चर। फर्दर मोर मेरे फेसबुक पेजेस इनोवेटिव लॉ एकेडमी और फेसबुक ग्रुप्स लॉ एंड कम्युनिकेशन स्किल्स चैनल के नाम से फेसबुक पर हैं, उनको भी ज़रूर फॉलो और सी फर्स्ट कर लें। वहाँ पर भी टाइमली मैं बहुत इन्फॉर्मेटिव पोस्ट करता रहता हूँ, तो लिहाजा हमारे फेसबुक पेजेस को ज़रूर लाइक और सी फर्स्ट कर लें, फॉलो ज़रूर कर लें। इंस्टाग्राम को, मेरे इंस्टाग्राम के लिंक को भी डिस्क्रिप्शन कर दे दूँगा, उसको भी ज़रूर फॉलो कीजिएगा। और हाँ, अगर आप मेरे डिफरेंट व्हाट्सएप ग्रुप्स के अंदर ज्वाइनिंग करना चाहते हैं तो अपने नाम, सिटी के साथ मेरे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर मैसेज कर दें, मैं आपको वहाँ पर अपने नाम और सिटी के साथ अपना वॉइस मैसेज छोड़ दें, मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप्स के अंदर ऐड कर दूंगा। वहाँ पर डिफरेंट लिंक्स और पोस्ट वहाँ पर भी मैं फर्दरेंस करता रहता हूँ। शुरू करते हैं हमारा टॉपिक डाइंग डिक्लेरेशन, आर्टिकल 46। डाइंग डिक्लेरेशन, मरते वक्त दी गई स्टेटमेंट। बेसिकली इसकी बहुत सी ग्राउंड्स है, बहुत सी वजूहात हैं। सबसे पहले मैं आपको इसका थॉरली एक ओवरव्यू देता हूँ कि अगर कोई शख्स मर रहा है या मौत के करीब है, मौत के मुँह में जाने वाला है, तो इस दौरान वो जो स्टेटमेंट देता है, वो जो अपने बयान कलमबंद करवाता है, डेट इज़ कॉल्ड डाइंग डिक्लेरेशन। अब डाइंग डिक्लेरेशन 2 तरह की होती है। एक वो जो मरने से कुछ देर पहले करवाई गई, मतलब एक शख्स मरने वाला है, उसको लगता है कि मैं अगले चंद लम्हों में मर जाऊंगा, और वो ये वजूहात अच्छा, एक और चीज़, डाइंग डिक्लेरेशन के अंदर सिर्फ ये बयान करना ज़रूरी है कि उसकी मौत कैसे हुई, या मौत की ट्रांजैक्शन, सोर्स ऑफ बिजनेस क्या है मौत का, मौत की ट्रांजैक्शन क्या है, किस तरह से उसकी मौत वाक़या हुई, या किस तरह से वो इस नहज पर, इस मुसीबत पर, इस मुकाम पर पहुंचा कि वो मरने वाला है। तो इस चीज़ के मुतालिक जो स्टेटमेंट होगी, डेट इज़ कॉल्ड डाइंग डिक्लेरेशन। सिर्फ वही नज़ाई बयान या डाइंग डिक्लेरेशन कहलाएगी। उसके अलावा उसकी फर्दर्स और जो बातें हैं वो डाइंग डिक्लेरेशन के अंदर फॉल नहीं करेंगी। तो पहली किस्म तो ये है कि जी एक शख्स मौत के बिल्कुल करीब है और वो अपनी स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाता है। इसकी एक और किस्म भी है। ये जो किस्में हैं ये केस लॉ से सेटल्ड हैं, ये केस लॉ से डेवलप हुई हैं, जो मैं आपको बता रहा हूँ। डिफरेंट अदालत आलिया, आला जुडिशरी के जो केस लॉज हैं उनको पढ़ के आपको बता रहा हूँ, वहाँ से ये डेवलप हुई। दूसरी किस्म डाइंग डिक्लेरेशन की वो ये है कि एक शख्स अपना एक बयान रिकॉर्ड करवाता है, उसको एक इंजरी आई, तकलीफ़ पहुंची, किसी ने उसको मारा, किसी ने उसके ऊपर तशद्दुद किया, और वो तशद्दुद नॉर्मल था, वो इतना ज़्यादा बड़ा हीनियस ऑफेंस नहीं था, वो इतनी स्ट्रॉन्ग इंजरी नहीं थी जिससे आम तौर पर किसी की मौत वाक़या हो जाए। तो वो एक नॉर्मल इंजरी के अंदर पड़ा था वो शख्स, और वो अपना बयान रिकॉर्ड करवाता है कि उसके ऊपर ये तशद्दुद किसने किया। नॉर्मल इंसान को भी और उस शख्स को भी पता है कि मैं मरूंगा नहीं, मैं जिंदा रहूंगा, नॉर्मल इंजरीज है, लेकिन किसी सडन सिचुएशन की वजह से, उन इंजरीज की वजह से उस शख्स की मौत वाक़या हो जाती है। तो ये जो दूसरी किस्म का बयान है, ये पहली किस्म के बयान से बहुत ज़्यादा corroborative है।
क्यों? क्योंकि यहाँ पर उसको ये पता है कि मेरे ऊपर जिरा हो सकती है, मेरे ऊपर क्रॉस एग्जामिन हो सकता है, मुझे कोर्ट के अंदर लाया जा सकता है। उसको अपनी मौत का नहीं पता, वो जस्ट ये बता रहा है कि मेरे ऊपर तशद्दुद कैसे, किसने और किस तरह से किया। मौत के करीब दिए गए बयान की भी, जो पहली किस्म का बयान है, उसकी भी अहमियत बहुत ज़्यादा है कि जब तक उसकी रिबर्टल ना आ जाए, उसको डिनाई ना कर दिया जाए, उसके खिलाफ सबूत ना पेश कर दिया जाए, तब तक वो बयान को ऐसे ही तस्लीम किया जाएगा जैसे ये सच है और उस बयान के ऊपर सज़ा दी जा सकती है। लेकिन अगर उस बयान की रिबर्टल आ जाए, उस बयान को गलत साबित कर दिया जाए, तो देन उस बयान की कोई अहमियत नहीं रहेगी। दो तरह के केस लॉज हमारी आला अदलिया ने दिए कि एक तो अमूमी तौर के ऊपर जब इंसान मौत के करीब होता है तो उसको पता है कि मैंने अब सच बोलना है क्योंकि मैं मरने वाला हूँ, तो वो आम तौर पर झूठ नहीं बोलता, तो लिहाजा उसके बयान को खातर ख्वाह अहमियत दी जाएगी। और दूसरी तरफ हमारी एक और आला अदलिया ने यह भी फैसला दिया कि मोस्टली लोग ऐसे होते हैं जो मरते वक्त भी झूठ बोल जाते हैं, जो मरते वक्त भी किसी को फंसा जाते हैं जाते जाते कि हम इस नूवी इस केच रगड़ दिए नाल ही साढ़े, हम तो डूबे हैं सनम तुम्हें भी ले डूबे। तो ऐसे कुछ लोग होते हैं जो मरते मरते किसी और को भी झूठा फंसा जाते हैं। तो आला अदलिया ने यह भी सेटल किया कि सिर्फ डाइंग डिक्लेरेशन के ऊपर कैपिटल पनिशमेंट या सिंपल इम्प्रिजनमेंट भी अवार्ड ना की जाए जब तक कि कोई और सर्कमस्टांशियल एविडेंस या फर्दरेंस और जो उस डाइंग डिक्लेरेशन को सपोर्ट कर रही एविडेंस वो ना उस मुलज़म के खिलाफ आ जाए, तब तक मुलज़म को सज़ा ना दी जाए। और अगर मुलज़म अपने डिफेंस में कोई ऐसी बात ले आए जो सच हो, जो इस बात को एडमिट करे कि जो डाइंग डिक्लेरेशन है वो गलत है और मुलज़म की बात ठीक है, तो देन भी मुलज़म को रिलीफ मिलेगा और उसको सज़ा नहीं दी जा सकती। तो बेसिकली ये थोड़ा सा इसका हिस्टोरिकल व्यू था डाइंग डिक्लेरेशन का कि दो तरह की इसकी इकसाम होती हैं, मरने से कुछ टाइम पहले या एक नॉर्मल कंडीशन में बयान दिया गया, बाद में उसी इंजरी की वजह से मौत हो गई। अब आते हैं डाइंग डिक्लेरेशन के ऊपर। इस डाइंग डिक्लेरेशन आर्टिकल 46 की बेसिकली 8 एक्सेप्शन है। आम तौर पर डाइंग डिक्लेरेशन की कोई वैल्यू नहीं, बट इन 8 एक्सेप्शन के अंदर जो दिया गया बयान है वो रेलिवेंट होगा, एडमिटेड बिफोर द कोर्ट होगा, कोर्ट उसको एडमिट करेगी जब तक कि उसके मुखालिफ कोई ऐसा बयान, ऐसी स्टेटमेंट या ऐसी एविडेंस नहीं आ जाती जो इस डाइंग डिक्लेरेशन की सेंस के अंदर दी गई 8 जो एक्सेप्शन है इनके तहत जो बयान दिया गया है इसको गलत साबित ना कर दे वो नई आने वाली एविडेंस या नया आने वाला विटनेस। केस इन विच स्टेटमेंट रेलिवेंट फैक्ट बाय पर्सन हु इज डेड और कैन नॉट बी फाउंड, ऐसी स्टेटमेंट जो किसी ऐसे शख्स की तरफ से दी जाए जो मर चुका है, जिसकी डेथ हो चुकी है या उसको कोर्ट में नहीं लाया जा सकता। 46 आर्टिकल स्टेटमेंट रिटन और वर्बल, जुबानी बोली गई होगी या लिखवाई गई होगी, ऑफ रेलिवेंट फैक्ट मेड बाय द पर्सन हु इज डेड और कैन नॉट बी फाउंड or who has become incapable to giving evidence or those attendance cannot be procured without amount of delay, जिसकी हाज़िरी कोर्ट में बगैर किसी खातर ख़ार लंबे डिले के मुमकिन नहीं है। Under the circumstances of the accused appear to the court unreasonable are themselves relevant fact in the following case, जो मुलज़म कोर्ट में नहीं आ सकता, उसकी ज़ुबान नहीं रही, बोल नहीं सकता, अनसेंस हो गया है, इनकेपेबल हो गया है, मर चुका है, या वो इतनी दूर है कि कोर्ट में आते आते उसको एक लंबा अरसा लग सकता है और कोर्ट अगर मुनासिब समझे तो उसकी वो स्टेटमेंट जो उससे पहले दी थी, मतलब कि आज जब वो कोर्ट में पेश नहीं हो सकता, इससे पहले अगर उसने कोई स्टेटमेंट दी थी तो उसके ऊपर भी रिलाई कर सकती है, तब वक्त है कि उसके खिलाफ कोई और स्टेटमेंट ना आ जाए। अब क्वेश्चन को आगे स्टार्ट करने से पहले मैं ये बताता चलूँ कि डाइंग डिक्लेरेशन को रिकॉर्ड कौन करता है। यहाँ पर दो तरह के प्रिंसिपल, बेसिकली लॉ ने लॉ ऑफ एविडेंस के अंदर कोई ऐसा प्रिंसिपल सेट नहीं किया कि जी सिर्फ यही लोग इसको एक्सेप्ट करेंगे, यही लोग इसको लिखेंगे, यही लोग सुन सकते हैं, तो ऐसा कोई सेटल प्रिंसिपल नहीं है। हाँ, केस लॉ से एक प्रिंसिपल सेटल हुआ है कि डाइंग डिक्लेरेशन को कौन रिकॉर्ड करेगा। फर्स्टली मजिस्ट्रेट साहब, जो इलाका मजिस्ट्रेट होंगे, वो डॉक्टर से परमिशन लेंगे कि क्या मरीज़ इस हालत में है कि उसकी एविडेंस रिकॉर्ड की जा सके, उसका बयान रिकॉर्ड किया जा सके। अगर डॉक्टर परमिशन दे तो उसकी एविडेंस को रिकॉर्ड किया जाएगा। सेकेंडली डॉक्टर। थर्ड गेस्टेड ऑफिसर, जो 17 स्केल या इससे ऊपर का ऑफिसर होगा, पुलिस ऑफिसर, वो रिकॉर्ड करेगा। फोर्थ, अगर मजिस्ट्रेट साहब भी नहीं है, डॉक्टर भी नहीं है, गेस्टेड ऑफिसर भी नहीं है, तो देन 2 पुलिस वाले, 2 और गवाहान की मौजूदगी के अंदर, 2 पुलिस वाले 2 गवाहान की मौजूदगी के अंदर उसकी स्टेटमेंट रिकॉर्ड करेंगे। अगर पुलिस वाले भी नहीं है, गेस्टेड ऑफिसर भी नहीं, डॉक्टर भी नहीं, मजिस्ट्रेट साहब भी नहीं, तो 2 कॉमन पर्सन, ऐसे अशखास उस शख्स की जो मर रहा है, जो मरने वाला है, जो मौत के बिल्कुल करीब है, उसकी स्टेटमेंट को रिकॉर्ड करेंगे। और वो 2 शख्स बिल्कुल कॉमन होने चाहिए, उसके कोई रिलेटिव्स, उसके ऐसे अजीज़ व कारब ना हो जिनकी एविडेंस से ये जाहिर हो कि इससे बेनिफिट मिलेगा अगर मुलज़म को सज़ा होगी, यानी कि मुलज़म को सज़ा होना इन गवाहान के फ़ायदे में है। तो डैट इज़ कॉल्ड बेनिफिट विटनेस। ऐसे गवाह जो
जिनको फ़ायदा मिलना हो, जो किसी फ़ायदे के लिए हो। तो मुल्ज़िम को सज़ा मिलना अगर गवाहान के फ़ायदे में है, चाहे क्योंकि वो उस मरने वाले के अजीज़ हैं, बाप हैं, भाई हैं, बेटे हैं, रिलेटिव्स हैं या और उसे कोई करीबी रिश्तेदार हैं, तो ऐसी सूरत में उनकी जो गवाही है वो अथेंटिक नहीं होगी। तो एक चीज़ मैं फिर यहाँ पर बता दूँ कि सिर्फ डाइंग डिक्लेरेशन के ऊपर रिलाई नहीं किया जा सकता। अगर मुल्ज़म इसके मुखालिफ प्ली ले ले कि मैंने ये कत्ल नहीं किया या मैंने इसको नहीं मारा या मैंने इसके ऊपर तशद्दुद नहीं किया, मैं वहाँ पर मौजूद ही नहीं था, मैं इस मुल्क में, इस शहर में या इस ज़िले में नहीं था, मेरे पास ये सबूत है, मैं फ़लाँ जगह पर था, फ़लाँ एरिया में था, तो अगर डाइंग डिक्लेरेशन के ख़िलाफ़ कंपिटेंट प्रूफ आ जाए तो डाइंग डिक्लेरेशन को सस्पेंड किया जा सकता है। अब पढ़ते हैं 8 एक्सेप्शन। फर्स्ट, व्हेन इट इज़ रिलेट टू द काज ऑफ डेथ, व्हेन द स्टेटमेंट इज़ मेड बाय द पर्सन as to cause of death or as to any circumstances of transaction which result in his death, in case which the cause of that person death becomes into the question। ऐसी स्टेटमेंट जो कोई किसी ऐसे शख्स की तरफ से दी जाए जो मरने के करीब है और वो अपने उस वाक़े को बयान कर रहा है कि मैं यहाँ तक पहुँचा कैसे, मैं मरने वाला हुआ कैसे, मुझे किसने मारा, मेरे ऊपर तशद्दुद किसने किया, या उसकी मौत जवाब तलब हो, एक सवालिया मौत हो उसकी कि इसकी मौत कैसे हुई, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर कुछ और कह रहे हैं, वो शख्स मरता मरता कोई और बयान देकर गया है, तो इस तरह की जो स्टेटमेंट है उस शख्स की तरफ से दी गई जो मरने वाला है उसकी स्टेटमेंट को एडमिट बिफोर द कोर्ट किया जाएगा। डेट इज़ कॉल्ड रेलिवेंट स्टेटमेंट, वो मुतलका होगी उस केस के लिए। रेलिवेंट स्टेटमेंट के ऊपर हम बहुत से डिटेल लेक्चर लॉ ऑफ एविडेंस के अंदर इसकी प्लेलिस्ट में अपलोड कर चुके हैं, आप वो जाकर उनको ज़रूर देखिएगा ताकि आपको रेलिवेंट स्टेटमेंट की समझ अच्छे से आ सके। फर्स्ट स्टेटमेंट की एग्जाम्पल लेते हैं कि एक शख्स लाहौर कलमा चौक के पास जो है वो अपनी आखिरी सांसें गिन रहा है, उसके पास 2 अशखास आते हैं, उससे पूछते हैं कि आपको क्या हुआ। वो शख्स कहता है कि जी मुझे फ़लाँ ए और बी ने तशद्दुद किया, मुझे किडनैप किया, किडनैप कहाँ से किया, मुझे फ़लाँ जगह से शाहदरा लाहौर की साइड से किडनैप करके मुझे ये इन्होंने गार्डन टाउन के अंदर रखा और वहाँ मेरे ऊपर तशद्दुद किया और आज मुझे यहाँ कलमा चौक में फेंक कर चले गए। तो ये क्या है? ट्रांजैक्शन ऑफ क्राइम, ट्रांजैक्शन ऑफ एक्चुअल डेथ सीन। उसका जो एक्चुअल पर्पस है जिससे वो इस मौत के दहाने पर पहुंचा है, पहले उसको किडनैप किया गया, तशद्दुद किया गया और बाद में उसको यहाँ पर छोड़ दिया, तो ये एक ट्रांजैक्शन है वो उसको। और एक चीज़ के डाइंग डिक्लेरेशन के अंदर ट्रांजैक्शन कंप्लीट होनी चाहिए। ये नहीं है कोई एक बात बताए, दरमियान की बातें स्किप कर जाए और आखिरी बात बता देगी जी मुझे फ़लाँ लोगों ने मारा या उन्होंने मेरे ऊपर तशद्दुद किया। तो ट्रांजैक्शन की एक ट्रेल होनी चाहिए, एक पूरा एक वे, एक चैन हो जो कड़ी से कड़ी जुड़ी हो, डेट इज़ कॉल्ड ट्रांजैक्शन। नेक्स्ट एक्सेप्शन आर्टिकल 46 की, और इज़ मेड इन द कोर्स ऑफ बिजनेस, या ऐसी स्टेटमेंट किसी शख्स की तरफ से ऐसी स्टेटमेंट बनाएगी जो शख्स कोर्ट में पेश नहीं हो सकता, मर चुका है, मरने वाला है, या वो इनकैपेबल है, जो हमने ऊपर पढ़ा कि वो इसकी ये इकसाम के जो लोग हैं जो स्टेटमेंट बनाएंगे डेट इज़ रेलिवेंट। तो ऐसा शख्स अगर कोर्स ऑफ बिजनेस यानी कि किसी बिजनेस की ट्रांजैक्शन में कोई ऐसी स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाता है, डेट इज़ आल्सो कॉल्ड अ रेलिवेंट स्टेटमेंट। इसकी हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। इसकी एग्जाम्पल कि ए बी सी ये 3 लोग हैं, एक घर है, वो सी को ए ने अपना घर सी को रेंट के ऊपर दिया हुआ, 20,000 रुपये उसका रेंट लेता है सी से। अब ए का एजेंट है बी जो है वो रेंट सी से वसूल करता है और ए को देता है। अब ए 1 महीने में कुछ माह के बाद सी ने डायरेक्टली जो रेंट है वो ए को ट्रांसफ़र कर दिया। अब जब ए को उसने रेंट ट्रांसफ़र किया तो ए अपनी एंट्री बुक के अंदर ये लिख गया कि मुझे सी ने रेंट ट्रांसफ़र कर दिया है, अपनी डायरी में, अपने पास जो भी एक बुक है, या सी ने ए को मैसेज किया कि जी मैंने आपको रेंट सेंड कर दिया है, आपको रिसीव हो गया, और ए ने आगे से जवाब दिया जी थैंक्स, मुझे आपका जो आपने पैसे भिजवाए थे रेंट के वो रिसीव हो चुके हैं। तो ये डेट इज़ आल्सो। अच्छा, एक और चीज़ कि अब जो मॉडर्न ट्रांजैक्शन है, मॉडर्न एंट्रीज़ हैं, वो सिर्फ बुक के ऊपर लिखी गई कंसिडर नहीं होती। अगर आप मैसेज के ऊपर, मोबाइल के ऊपर, व्हाट्सएप के ऊपर, फेसबुक मैसेंजर, कोई भी ऐसी सोशल चैट जहाँ पर आप अपनी कम्युनिकेशन को एक्सचेंज करते हो, वहाँ पर आप जो भी एक्सेप्टेंस देते हो या प्रपोजल देते हो, डेट इज़ आल्सो कॉल्ड अ ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस। वो भी आपकी एक्सेप्टेंस, डिनायल या व्हाट्सएवर कंसीडर ऐसे ही की जाएंगी जैसे आपने रिटर्न फॉर्म के अंदर दी हैं। तो रिटर्न फॉर्म के लिए अब मैं आपको एक चीज़ वजाहत के साथ बता दूँ कि रिटर्न के लिए ज़रूरी नहीं कि आपने कागज़ पेंसिल के साथ ही उसको पेज के ऊपर लिखना है। अगर आप मोबाइल के ऊपर कोई चीज़ लिख रहे हो, डेट इज़ आल्सो कॉल्ड अ एंट्री बुक, तो वो भी आपकी ऐसे ही ट्रीट होगी जैसे एंट्री बुक। एनीवे, सी ए से पूछता है कि आपको रेंट रिसीव हो गया, ए कहता है जी मुझे रेंट रिसीव हो चुका है, या ए अपनी डायरी में लिख लेता है कि सी ने इस महीने का मुझे रेंट दे दिया और ए की डेथ हो जाती है। अब ये जो जर्नली कोर्स ऑफ बिजनेस है जो ए ने अपनी डायरी में नोट किया, तो डेट इज आल्सो कॉल्ड अ डाइंग डिक्लेरेशन। अब कल कलां को ए का बेटा या ए का एजेंट सी के खिलाफ दावा फाइल करते हैं जी इन्होंने फलां महीने का रेंट नहीं दिया, तो सी कहता मैंने दिया है, तो जो ए ने अपनी डायरी के अंदर लिखा हुआ है कि जी सी ने मुझे इस महीने का रेंट दे दिया था, डेट इज आल्सो कॉल्ड अ रेलिवेंट फैक्ट, जो कि सी की फेवर में जाएगा। हाँ,
जब तक कि बी इसके मुखालिफ कोई और एविडेंस या विटनेस ना ले आए। यस, ए का कोई बेटा जो दावा करेगा इन्होंने हमें रेंट नहीं दिया, वो इसके मुखालिफ कोई और एविडेंस विटनेस ना ले आए, तब तक ये एक स्टेटमेंट जो सी की फेवर में है ये सी के लिए रिलायबल होगी और इसी के ऊपर कोर्ट राय करेगी जब तक इसके मुखालिफ कोई और एविडेंस ना आ जाए। नेक्स्ट एक्सेप्शन सब आर्टिकल 3 और अगेंस्ट इंटरेस्ट ऑफ मेकर, और ऐसी कोई स्टेटमेंट जो बनाने वाले के मुखालिफ है। लाइक वो एक शख्स मरते वक्त ये स्टेटमेंट दे जाता है कि जी मैंने फ़लाँ शख्स के पैसे देने हैं, मैंने फ़लाँ शख्स का कर्जा देना है, या मैंने फ़लाँ को मर्डर किया था, या फ़लाँ को कत्ल किया था, या फ़लाँ को किडनैप किया था। तो ऐसी स्टेटमेंट जो किसी शख्स के अपने इंटरेस्ट के मुखालिफ है, डेट इज़ आल्सो कॉल्ड अ रेलिवेंट स्टेटमेंट, और वो भी एडमिटेड बिफोर द कोर्ट होगी और एक स्ट्रॉन्ग एविडेंस होगी जब तक उसके मुखालिफ कुछ और ना आ जाए या उसका डिनाई ना कर दिया जाए। नेक्स्ट एक्सेप्शन, और गिव्स ओपिनियन एज अ पब्लिक राइट और कस्टम और मैटर और जनरल इंटरेस्ट, और ऐसी ओपिनियन किसी शख्स की बनाई गई जो पब्लिक राइट, कस्टम, सकाफत, तहजीब के बारे में हो। फॉर एग्जांपल, इस पर मिसाल लेते हैं। पहले एक शख्स है, वो गांव का नंबरदार है। अब उस गांव के अंदर दो लोगों का ये इख्तलाफ पैदा हो जाता है। उस गांव का नंबरदार की डेथ हो जाती है, लेकिन नंबरदार एक शख्स को ये कहा जाता है कि गांव के दरमियान में से एक रास्ता गुजरता था जिसे बंद कर दिया गया बाद में। अब गांव में दो लोगों का इख्तलाफ होता है कि हमने यहाँ से रास्ता निकालना है, दूसरा कहते हैं हमने यहाँ से रास्ता नहीं निकलने देना क्योंकि रास्ता पहले कभी था ही नहीं। वो दोनों लोग कोर्ट में चले जाते हैं। अब कोर्ट में एक तीसरा शख्स भी आता है जो कहता है कि जी मैंने गांव के नंबरदार से ये सुना था कि जो ये इख्तलाफ है यहाँ पर, गांव के नंबरदार ने बोला कि आज से 20-30 साल पहले यहाँ से एक रास्ता गुजरता था, यहाँ से एक रास्ता निकलता था। तो ऐसी कोई ओपिनियन जो किसी शख्स की तरफ से मरते वक्त दी गई, जो किसी राइट के, किसी कस्टम, किसी पब्लिक इंटरेस्ट की फेवर में है, डेट इज आल्सो कॉल्ड अ रेलिवेंट स्टेटमेंट। नहीं समझ आई? एक और वजाहत के साथ समझाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, एक शख्स गांव का या एक शहर का या एक मोहल्ले का शख्स, गांव की एग्जाम्पल लेते हैं। गांव का शख्स है, वो कहता है कि जी इस गांव में आज से 10 साल पहले बिजली के खंभे और तारें लगी हुई थी, वापडा वाले आए और वो उतार कर ले गए, बिल जमा नहीं कराया व्हाट्सएवर। गाँव के लोग कोर्ट में जाते हैं कुछ टाइम के बाद और कोर्ट में जाकर कहते हैं जी हमारे गांव में बिजली भिजवाई जाए, पहले बिजली थी, अब वापडा वालों ने तारे उतरवा लिए। वापडा वाले कहते हैं कि जी आपके गांव में तो कभी बिजली थी ही नहीं, तो हम क्यों आपको दें? हाँ, एक नए प्रोसीजर के तहत देंगे। गांव वालों का क्लेम यह है कि जी पहले बिजली थी, वापडा वालों ने खंभे और तारे उतार ली, ले गए अपने साथ। अब एक कॉमन शख्स कोर्ट में आता है। मैंने आपको पहले बताया था कि डाइंग डिक्लेरेशन की रिकॉर्डिंग के लिए कॉमन शख्स का होना ज़रूरी है। अब ऐसा शख्स जो गाँव का ही है, वो अगर कोर्ट में कहे कि जी हाँ जी बिजली थी, मैंने फलां बंदे सुना, तो ये एडमिटेड नहीं होगा। एक कॉमन शख्स आता है, वो कहता है जी इस गांव का एक नंबरदार या फलां गांव के नंबरदार ने मुझे ये बताया था कि इस गांव में 10 साल पहले बिजली थी, लेकिन वापडा वाले तारे और बिजली के खंभे उतरवा के ले गए थे। तो किसी कॉमन शख्स की तरफ से किसी शख्स की डाइंग डिक्लेरेशन की बुनियाद के ऊपर दी गई स्टेटमेंट, दैट इज आल्सो कॉल्ड रेलिवेंट। नेक्स्ट एक्सेप्शन, और रेलिवेंट टू एग्जिस्ट ऑफ रिलेशनशिप, किसी रिलेशनशिप की वजूद हस्ती के बारे में। लाइक एक शख्स मरते वक्त ये कह जाए कि फ़लाँ, अब ए है, इसकी मौत का वक्त करीब है, ये कहता है कि जी फ़लाँ बी जो है ये मेरा बेटा है, मैंने एक शादी छुप कर की थी सी के साथ, वो हलाल वैलिड मैरिज थी, मैंने किसी को बताया नहीं, बहरहाल वो एक पूरी प्रॉपर जो लीगल मैरिज थी, वैलिड मैरिज थी, उसमें से एक बेटा पैदा हुआ जिसका नाम बी है, तो जो बी है वो मेरा बेटा है। तो ऐसी सूरत में कोई शख्स अगर स्टेटमेंट बनाकर जाता है किसी रिश्ते को मानने या ना मानने पर एक बात या इनकार करने पर, डेट इज आल्सो कॉल्ड अ रेलिवेंट स्टेटमेंट। और ये तब तक और ये एडमिटेड कहलाएगी जब तक कि इसके मुखालिफ कोई और गवाही एविडेंस नहीं आ जाती। अगली एक्सेप्शन, और इज मेड इज विल डीड रिलेटिंग टू द फैमिली अफेयर्स। कोई शख्स ये स्टेटमेंट बनाकर जाता है मरते वक्त कि जी मैं ये विल कर रहा हूँ, या मैं इतनी जायदाद अपनी फैमिली के अंदर तकसीम कर रहा हूँ, या व्हाट्सएवर अपनी फैमिली के स्पेसिफिक मामलात के मुतालिक या अपनी वसीयत के मुतालिक अगर कोई शख्स डाइंग डिक्लेरेशन करके जाता है अपने वकील से या किसी कॉमन पर्सन से, डेट इज आल्सो कॉल्ड रेलिवेंट। 7 एक्सेप्शन, इन डॉक्यूमेंट्स रिलेटिंग टू द ट्रांजैक्शन मेंशन इन आर्टिकल 26 पैराग्राफ ए। हमने इससे पहले एक लेक्चर अपलोड किया था आर्टिकल 26 के ऊपर। वो आर्टिकल 26 था, फैक्ट इज रेलिवेंट व्हेन राइट एंड कस्टम्स इज इन क्वेश्चन। जब हकूक या सकाफत किसी सवाल उनके ऊपर सवालिया निशान हो, वो जवाब तलब हो, डेट इज आल्सो कॉल्ड अ रेलिवेंट ट्रांजैक्शन। वो भी रेलिवेंट ट्रांजैक्शन कहलाएंगे। तो इसके ऊपर भी हमने आर्टिकल 26 के ऊपर फैक्ट इज अ रेलिवेंट विच इज डील टू राइट एंड कस्टम्स इज इन अ क्वेश्चन एंड आंसरेबल, इसके ऊपर हमने डिटेल लेक्चर्स अपलोड किए हूँ, आप
लॉ ऑफ एविडेंस की प्लेलिस्ट के अंदर जाकर देख सकते हैं। नेक्स्ट एक्सेप्शन 8, और इज मेड सेवरल पर्सन बाय एक्सप्रेस फीलिंग रेलिवेंट टू द मैटर इन क्वेश्चन, और ऐसी फीलिंग और ऐसी स्टेटमेंट जो बहुत से लोगों की तरफ से किसी फीलिंग इमोशंस के मुतालिक बनाई जाए, किसी प्यार मोहब्बत के इजहार में, किसी इकरार में, किसी प्यार मोहब्बत के इजहार, इकरार में या मुमानत में जो फीलिंग्स के मुतालिक बहुत से लोग किसी स्टेटमेंट को बनाते हैं, और एक से ज़ायद लोगों ने किसी फीलिंग का, किसी इमोशंस का या किसी कहानी स्टोरी का इजहार किया। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, एक शख्स कोर्ट में जाता है और कोर्ट में जाकर कहता है कि जी गांव में फलां जगह के ऊपर पहले कब्रिस्तान था और मैंने ये बहुत से लोगों से सुना, 4-5 लोगों ने इसका इजहार किया, इकरार किया कि वाकई ही वहाँ पर कब्रिस्तान था और बहुत पुराना कब्रिस्तान था, और अब उस जगह को किसी और शख्स ने अपने कब्जे में ले लिया। तो अगर वो शख्स कॉमन है, वो कब्रिस्तान की ज़मीन उसके इंटरेस्ट में नहीं, उसके फ़ायदे में नहीं, वो एक जर्नल डिस्कशन कर रहा है कोर्ट के अंदर जाकर, या किसी मुकदमे में वो बतौर गवाह वहाँ पर पेश होता है कॉमन पर्सन, और कहता है कि मैंने बहुत से लोगों से सुना था कि गांव में इस जगह पर बाग था या कब्रिस्तान था या नदी थी या तालाब था या कोई ऐसा रास्ता था जिसका इजहार कई लोगों ने मेरे सामने किया जो कि अब मर चुके हैं या कैपेबल नहीं कोर्ट के अंदर आने के लिए। तो डेट इज़ आल्सो कॉल्ड अ रेलिवेंट स्टेटमेंट, ऐसे शख्स की तरफ से जो बहुत से लोगों ने, मतलब कहानी किस्से जैसे गाँव के अंदर या मुख्तलिफ अदवार में मुख्तलिफ जगहों के ऊपर होते रहते हैं। तो एक शख्स किसी एक बात को कई लोगों से सुनता है, जब वो कई लोगों से सुनता है, डेट इज आल्सो कॉल्ड अ रेलेवेंट स्टेटमेंट। नेक्स्ट आर्टिकल 46 सब आर्टिकल ए, रेलिवेंसी ऑफ इंफॉर्मेशन जनरेट, रिसीव एंड रिकॉर्ड बाय द ऑटोमेटिक इंफॉर्मेशन सिस्टम। किसी ऐसे ऑटोमेटिक इंफॉर्मेशन सिस्टम के जरिए कुछ चीज़ अगर जनरेट होती है, निकलती है, तो डेट इज आल्सो कॉल्ड अ रेलिवेंट। जैसे कि हम ATM मशीन के अंदर जाते हैं पैसे निकलवाने के लिए, ATM कार्ड डालते हैं, हमारे पैसे बाहर आ जाते हैं। जैसे ही पैसे बाहर आते हैं, साथ में एक रिसिप्ट भी हमें मिलती है, एक रसीद हमें मिलती है, ये ऑटोमेटिकली जनरेट होकर आती है कि हमने कितने पैसे निकलवाए, उस दिन टाइम क्या था, डेट क्या थी, तो डेट इज आल्सो कॉल्ड अ रेलिवेंट स्टेटमेंट। सेम ऐसे ही आप अपना डेबिट या क्रेडिट कार्ड कहीं से आप पेट्रोल डलवाते हो या कोई हौजरी या आप कुछ और शॉपिंग करते हो, तो वहाँ पर आप क्रेडिट या डेबिट कार्ड देते हो, तो उसको जब स्कैन करके आपको देते हैं तो आपकी पैसों की कटौती हो जाती है और साथ में आपको एक रसीद मिल जाती है। अब मोस्टली मेरे खुद के साथ भी एक दफ़ा हुआ कि पैसों की कटौती ज़्यादा हो गई, रसीद पर जो मुझे रिसीविंग हुई वो उतने ही पैसों की थी जितने की मैंने शॉपिंग की, तो डेट इज़ आल्सो कॉल्ड अ रेलिवेंट कोर्ट। देन हमने कंज्यूमर कोर्ट से रजू करके अपनी रेडिसल करवाई और वो अपने जो हमारे पैसे थे वो दोबारा हमारे अकाउंट के अंदर वापस आए। तो इसके अंदर हमने पार्टी बनाया था उस बैंक को, और दूसरा उस शॉपिंग मॉल, उस शॉप वाले को जिसको हमने ये रिसीविंग जिससे ली थी और जिसको हमने सेंडिंग की थी, पैसे दिए थे, शॉपिंग हमने उसे ली थी। तो यहाँ पर हमने कंज्यूमर कोर्ट से डील करके इस मामले में अपनी रेडिसल करवाई थी। तो ऐसी सिचुएशन में जहाँ पर ऑटोमेटिकली किसी मशीन के जरिए कोई रसीद, कोई ऐसी पर्ची निकलती है, कोई रिसिप्ट निकलती है, डेट इज़ आल्सो कॉल्ड अ रेलिवेंट स्टेटमेंट। लेक्चर इज कंप्लीट। डाइंग डिक्लेरेशन का एज ए कंक्लूजन आपको बता दूं कि डाइंग डिक्लेरेशन मरने से कुछ टाइम पहले हो सकती है या कुछ ज़्यादा टाइम पहले हो सकती है कि उसको अपनी मौत का यकीन ही नहीं और वो ऐसी स्टेटमेंट बनाए। सेकेंडली, डाइंग डिक्लेरेशन गेस्चर्स की सूरत में भी हो सकती है, जिसके अंदर गेस्चर वजाहत के साथ हो, वाजे हो, ढके छुपे अल्फाज में गेस्चर ना हो, वजाहत से बोलो कि फ़लाँ शख्स ने मेरा मर्डर किया है, या अगर कोई उससे पूछे कि आपका मर्डर किसने किया जी, वो कहेगा जी इसने या इसने, मतलब वजाहत के साथ वो अपने गेस्चर दे, किसी तस्वीर को देखकर पहचाने। रिटन वर्बल ऑर्डर किसी भी फॉर्म में हो सकती है, इन हैंड राइटिंग में हो सकती है या उसकी बताई गई। कौन रिकॉर्ड करेगा? मजिस्ट्रेट साहब, इलाका मजिस्ट्रेट साहब। सेकेंडली डॉक्टर। थर्ड गेस्टेड ऑफिसर। फोर्थ 2 पुलिस वाले और साथ में 2 कॉमन गवाहान। अगर 2 पुलिस वाले भी नहीं है तो 2 कॉमन पर्सन वहाँ पर उस प्लेस पर उस स्टेटमेंट को रिकॉर्ड करके कोर्ट तक उस स्टेटमेंट को पहुँचाएंगे। नज़ाई बयान या डाइंग डिक्लेरेशन तब तक सच्ची मानी जाएगी, सच पर मबनी तस्लीम की जाएगी, जब तक कि इसको झूठा या गलत साबित करके इसके मुखालफिन जो डिफेंस काउंसिल है वो एक नई एविडेंस या एक नया विटनेस ना ले आए कि जी जो उसने बोला था वो गलत था, झूठ था, या उसने किसी मिसअंडरस्टैंडिंग के अंदर ये बोल दिया, उस वक्त उसको समझ नहीं लगी, उससे ये अल्फाज निकल गए मुंह से, तो लिहाजा एक्चुअल में असल बात ये है। लेक्चर इज कंप्लीट। आई होप ये लेक्चर आपके लिए फायदेमंद साबित हुआ होगा। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। हमारी वीडियोस को शेयर ज़रूर किया करें, ये आप सबसे हम्बल रिक्वेस्ट है, अपने तमाम दोस्तों के साथ, अपने सोशल सर्कल्स के अंदर, अपने फेलोज़ के साथ, और वीडियोस के नीचे कमेंट्स में अपनी कीमती राय से हमें ज़रूर आगाह किया करें, हम आपकी कीमती राय जानकर मज़ीद आपके लिए कुछ बेहतर कर सकें। अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह ताला आप सबका हामी नासिर हो। वस्सलाम।